सरगोदा पाकिस्तान का वो शहर कि जिसकी अपनी एक तारीख है और इसके इर्द गिर्द आबाद चक या गांव की भी अपनी एक तारीख है और इसको समझने के लिए एक गहरी नज़र या फिर एक प्रोफाउंड रिसर्च दरकार है। तो आज हम निकले हैं इसी शहर सरगोदा को एक्सप्लोर करने और आज की ये वीडियो हमारी पहली वीडियो से मुख्तलिफ होगी क्योंकि इसके अंदर तारीख से लिए गए बहुत से हवालाजात भी शामिल होंगे। सरगोदा दो अल्फाज से मिलकर बना है। फारसी में सर का मतलब तालाब है और गोदा एक ऐसे शख्स का नाम है, ऐसे फ़कीर का नाम है जो कि उस तालाब के किनारे बैठा करता था। तो इसी शख्स के नाम से मंसूब और उसी तालाब से मंसूब फिर इस शहर का नाम सरगोदा रख दिया गया। 1903 में सरगोदा की बुनियाद एक अंग्रेज खातून ने रखी और ये मास्टर प्लान के तहत आबाद किया जाने वाला पाकिस्तान का पहला बड़ा शहर था। इसके बाद मास्टर प्लान के तहत आबाद किए जाने वाले शहरों में फैसलाबाद और इस्लामाबाद शामिल हैं। ये जो मुजस्मा जिस पर एक शख्स घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है या फिर ये जो मारखोर का मुजस्मा है, यकीनन ये चीज़ें कोई ना कोई हकीकत बोलती हैं लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते। अब मारखोर इसलिए यहाँ बनाया गया है क्योंकि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम वो शख्स है जो एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। ये हमें एक इशारा दे रहा है कि जो सरगोदा का शहर था, यहाँ से ब्रिटिश आर्मी के लिए घोड़ों को पाला जाता था ताकि बाद में आर्मी उन घोड़ों का इस्तेमाल कर सके, आला नस्ल के जो घोड़े थे। मेरी इस दलील की हमायत ये मुजस्मा भी कर रहा है जिस पर हमें बहुत से घोड़े नज़र आ रहे हैं। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने पंजाब में कैनाल इरिगेशन का मंसूबा मुतारिफ करवाया। उस ज़माने में ज़िला शाहपुर एक बड़ा ज़िला था जिसमें खुशाब, नूरपुर, थल, भेरा, भलवाल और नए आबाद होने वाले टाउन सरगोदा के इलाके शामिल थे। जेहलम कैनाल कॉलोनी शाहपुर ज़िला के बड़े इलाके पर मुश्तमिल थी और भी बहुत से इलाके इस कॉलोनी में शामिल थे। जेहलम कैनाल कॉलोनी का मरकज सरगोदा टाउन को बनाया गया था। लोअर जेहलम कैनाल जनूबी से सरगोदा को काबिले काश्त बनाया गया। अंग्रेज़ों के दौर में सरगोदा का गैर आबाद रकबा शाहपुर, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला और मशरकी पंजाब के अजला के लोगों में तकसीम कर दिया गया, जिन्होंने बाद में सरगोदा में आकर 300 से ज़ायद चक बसाए। बादशाह इनको मालिकाना हकूक दे दिए गए। तो इस वक्त हम जा रहे हैं फैसलाबाद सरगोदा रोड से सरगोदा की तरफ और हम एक और रूट भी ले सकते थे जो रूट था चकजोत के अड्डे से। वो चकजोत के अड्डे से जाता है सरगोदा की तरफ, लेकिन वहाँ हमें 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट इजाफी तय करने पड़ने थे। लेकिन ये है कि वहाँ ट्रैफिक का रश भी कम है और वहाँ जो है हमें कुदरती हवा वगैरह भी मिल जाएगी। वहाँ आसपास खेत हैं, चक हैं, फसलें हैं, तो वहाँ ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं और ना ही सड़क इतनी ख़राब है। लेकिन यहाँ बीच में कुछ जगहों से सड़क भी ख़राब है और यहाँ ट्रैफिक का भी ज़्यादा रश होता है। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी उड़ रही थी, समझ लें कि तूफ़ान मिट्टी का कह लेना, तो वो आया हुआ था। तो अगेन ये काफ़ी इरिटेटिंग चीज़ है। लेकिन अगर हम उस सड़क से जाएंगे तो 10 किलोमीटर बस इजाफी तय करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि वहाँ एक तो हम ज़रा एक अच्छी रफ्तार से जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ मिट्टी वगैरह भी नहीं इस तरह हमें नज़र आएगी, तूफ़ान वगैरह मिट्टी मतलब उड़ती हुई ना। और सड़क भी काफ़ी हद तक वहाँ बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है। ये मैं अपनी वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ। और अगर टाइम देखा जाए तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही फ़र्क है दोनों सड़कों के दरमियान, अगर आप पहुँचने का देखें ना तो बहरहाल इस वक्त सरगोदा के जो पहाड़ हैं वो नज़र आने लग गए हैं। ये जो है मैं अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ इस वक्त सरगोदा के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। और अब हम यहीं से जाएंगे सरगोदा की तरफ। सरगोदा के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस भी है और यहाँ पहाड़ के ऊपर रेडार भी लगा होता है। अब रेडार को समझने के लिए मैं एक फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, वो है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है, अगर कोई देखना चाहता है तो वो जाकर देख सकता है। लेट्स से कि अगर रेडार ने इस चीज़ का पता लगाना है कि क्या कोई जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो रेडार उस मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकता है
یا ہم ان کو بیسیکلی ریڈیو ویوز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ہی ایک ٹائپ ہے ریڈیو ویوز. تو اس سے پھر جو ویوز آگے جا کے ٹکراتی ہیں اس موونگ آبجیکٹ کے ساتھ. اب وہ موونگ آبجیکٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہو اور اس سے دور جا رہا ہو. تو جب وہ ویو سے انرجی باؤنس بیک کرتی ہے، جس کو ایکو کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی جب ہم ساؤنڈ وغیرہ پڑھتے ہیں نا فزکس کے اندر، تو اس کے اندر یہ ٹرم ایکو زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. تو جو ایکو واپس آتی ہے اس کو پھر جہاز ڈیٹیکٹ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کوئی جہاز پاکستان کی طرف آ رہا ہے یا اس سے دور جا رہا ہے. اب ہم سرگودا میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے چوک بنایا ہوا ہے. اس کو انگلش میں اسکوائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چوک کو نا اسکوائر کہتے ہیں. تو یہ جہاز ادھر انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ بھی اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے. اب ہم جانے لگے ہیں، ادھر ہمیں ایک کام ہے، وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کام ہے. اس کے بعد آگے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یا دلچسپ سرگودا کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک چیز جو میں نے سرگودا کے بارے میں نوٹ کی ہے کہ یہاں بہت زیادہ کالونیز وغیرہ یا پھر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ یہاں بہت زیادہ بنائی جا رہی ہیں، اور ان کے انٹرنس گیٹس بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آئے ہیں. ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا، اور یہ بہت ہی یونیک بھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ گھر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، رہائشی ایریا ہوگا، ریزیڈنٹل ایریا، لیکن جو کالونیز وغیرہ ہیں وہ بھی رستے میں بنائی گئی ہیں، اور ان کے لیے پھر اسپیشل گیٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو بعض تو بہت اچھے لگتے ہیں اور بعض مناسب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ہیں. تو اب ہم اپنی جو مین ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرف جانے لگے ہیں. تو اب یہ بھی ویڈیو انڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی چک سے ہی ریلیونٹ بن گئی ہے. میری تو کوشش تھی کہ جتنی بھی چک کے حوالے سے ہیں وہ کور ہو گئی ہوگی ہماری پچھلی 5 ویڈیوز میں جو چک کے حوالے سے تھیں، لیکن اب یہ میری ایک اور ویڈیو ہے چک کے حوالے سے. اب اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، سمجھ لیں کہ یہ 7ویں ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، 6ٹھی ابھی میں نے بنائی ہے، 1-2 دن ہوئے ہیں، وہ بھی میں نے چینل کے اوپر شیئر کیا. تو یہ سمجھ لیں اب ہو گئی ہے 7ویں ویڈیو چک کے حوالے سے. مطلب کتنا یہ پھیلا ہوا ٹاپک ہے. اب ہم اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں آس پاس نظریں دوڑا کر رائٹ لیفٹ کے اوپر. تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں وہ کون سی جگہ ہے. اس وقت پہلے تو ہم ذرا جا رہے ہیں زمزم ریسٹورنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم نے سنا ہے وہاں کی جو سجی ہے وہ بڑی اچھی ہے، تو سجی وہاں کی ٹرائی کرتے ہیں. یہ بھی سنا ہے کہ وہ شام کو بنتی ہے. تو یہ آ گیا ہے زمزم ریسٹورنٹ. تو اب اس میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کا جو آگے اوور ویو ہے وہ پھر میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بارے میں. تو یہ ان کی سٹنگ ہے جدھر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، پنکھا وغیرہ چل رہا ہے، انہوں نے اے سی وغیرہ بھی یہاں لگائے ہوئے ہیں، اور اپنا آرڈر ہم نے دے دیا ہے. اور ابھی میں آپ کو ساتھ اگر کوئی مجھے ریٹن چیز نظر آتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ انہوں نے ایک لگایا ہوا ہے اپنا جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے پروڈکٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، نمبر وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے. اب مینیو وغیرہ تو نہیں میں آپ کو شاید دکھا سکوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے اس وقت میرے پاس. تو زیادہ آپ کو کھانے کے بارے میں ہی اوور ویو دوں گا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آن لائن اگر ان کا مل جائے مینیو وغیرہ. ٹھیک ہے، وہ تو میں اوور ویو کے بعد بتاؤں گا کہ آپ کو یہ کھانا چاہیے ادھر سے یا نہیں. ٹھیک ہے، آگے رائے تو دیکھنے والوں کی ہی ہے، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بھی کوشش کروں گا آنیسٹلی ہی شیئر کروں. تو اب یہ جو کڑھائی ہے، ہم نے چکن کڑھائی آرڈر کی تھی وہ آ چکی ہے، اور اب بس اس کو شروع کرتے ہیں. ساتھ سلاد بھی آ چکا ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اب شروع کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسی ہے کڑھائی، اور اب اس کو شروع کر کے دیکھتے ہیں. تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں، تو ساتھ ساتھ بتائیں کڑھائی دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کڑھائی میں نے اس کو کھایا ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بھی نہیں ہے، لیکن گزارا ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو اس کے بارے میں اور دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، میں اس کو بھی دیکھا ہے میں نے کھا کے، یہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے کھانے کے لیے ظاہر بات ہے ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. ہاں، روٹیوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ نیچے سے نا جلی ہوئی ہیں، تو وہ دیکھنا چاہیے کہ تندور وغیرہ صاف ہونا چاہیے، روٹیاں جو ہیں وہ اچھی صاف ستھری ہونی چاہیے. تو اب ہم زمزم ریسٹورنٹ سے نکل آئے ہیں، اور آگے بھی ہمیں بس ایک کام ہے، اور اس کے بعد ہم واپس جائیں گے. ٹھیک ہے، تو راستے سے ہی بس کوئی چیز سی لینی ہے کھانے والی پروڈکٹ، اور اس کے بعد ہم واپس جائیں گے. تو یہ چوک ہے جس کے اوپر گھوڑے وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہاں سے پھر آپ کو میں واپسی پہ بتاتا ہوں کہ ہم کدھر سے جائیں گے. اس وقت سورج جو ہے وہ بھی چمک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو عمارتوں کے پیچھے سے نظر آ ہی رہا ہے.
अब वापसी का मैं तो सोच रहा हूँ कि हमें जाना चाहिए चक वाली जो इलाका है वहाँ से जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ठंडी ठंडी हवा होगी। जाते हुए तो मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि बड़ी मट्टी वगैरह थी फैसलाबाद सरगोदा रोड के ऊपर। तो वो काफ़ी अच्छी सड़क है। हाँ, ये है कि अभी अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी बस शाम ही होने वाली है, तो हम अभी जा सकते हैं उस सड़क से ना वापस चक जोत की तरफ, और वहाँ से फिर आगे आज सफ़र कर सकते हैं। तो ये बेशक अहम बात है कि हमें वापसी के ऊपर देखना होता है, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, रात के वक्त वो इलाका ठीक नहीं है। हाँ, शायद कालूवाल रोड इतनी ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, क्योंकि वो मोटरवे भी है तो वहाँ ट्रैफिक आती जाती रहती है। तो ये सामने आर्ट्स काउंसिल है, सरगोदा की इमारत है, ठीक है? तो ये इसकी सारी इमारत मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं जिस तरह अपनी बात कर रहा था कि यहाँ से जो हम चकजोत की तरफ जाएंगे, वो वाला रूट रात को तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है? जो 8-9 बजे है, वहाँ से तो हम सोच नहीं सकते उधर से आने का। ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं मैं कह रहा मैं वहाँ से कभी आया हुआ हूँ, लेकिन जस्ट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ख्याल करना ही बड़ा मुश्किल है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह की वो इलाके हैं आसपास, गाँव वगैरह हैं, तो वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, ठीक है? और वैसे भी अगर आप उस सड़क को एक दफ़ा देख लेना, तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी तरह बहुत बड़ी बड़ी का मतलब है चौड़ी सड़क नहीं है। तो चौड़ी सड़क होती है तो ज़रा ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ठीक है? सड़क है, अच्छी सड़क है, अच्छी बनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से रात के वक्त उधर ट्रैफिक काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। लोकल गुजरते रहते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ से ना जाए, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, वो काफ़ी खतरनाक है। तो अब यही रास्ते में कॉलोनी वगैरह के हमें दरवाजे नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी मुझे एक नज़र आया था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ऐसा लग रहा था कोई पुराने ज़माने का उन्होंने बनाया हुआ है। खैर, अभी तो बहुत सी ज़ेरे तामीर होती हैं, अभी मुकम्मल भी नहीं हुई होती तामीर, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी पब्लिसिटी वगैरह भी शायद शुरू की होती है। दरवाजे वगैरह उन्होंने, उसके जो एंट्रेंस गेट है वो बनाए होते हैं, और हमें क्या मालूम कि एक ही कॉलोनी के 3-4 दरवाजे हमें रास्ते में नज़र आ रहे हों वो एक ही कॉलोनी। ये वैसे ही मेरे ज़हन में ख़्याल आया था, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगेन मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम आ चुके हैं उस सड़क के ऊपर जो चकजोत के अड्डे की तरफ जाती है। यहाँ से फिर हम मुख्तलिफ चक्कों का सफ़र करेंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। मेरी जो चक के टॉपिक से रिलेटेड पहली वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल के ऊपर मौजूद है, उसको लाजमी देखें। वो बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन वीडियो है, वो समझ लें, इस पूरी सीरीज़ को समझने के लिए एक माइलस्टोन है आपके लिए। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो सरगोदा था ना, उसको अंग्रेज़ों ने एक प्लान के तहत आबाद किया था। तो आज की जो वीडियो है, समझ लें कि उसने उस बात को कवर कर दिया है, यानी कि उस बात के ऊपर ही हमारी ये वीडियो समझ लें बेस कर रही है। यानी कि वो जो मैंने उसके अंदर बताया था, वो आज हमने इस वीडियो के अंदर देख भी लिया कि किस तरह इसके पीछे एक पूरी मनसूबाबंदी शामिल थी। और जो फैसलाबाद को आबाद किया गया था, उसके पीछे भी एक पूरी मनसूबाबंदी थी, उसके ऊपर भी मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है। तो अब रास्ते में यही हमें कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये सड़क क्योंकि अच्छी बनी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, बाद दफ़ा लोग जोश में आ जाते हैं, वो स्पीड छोड़ देते हैं गाड़ी की। मोटरवे के ऊपर भी ये गलती करते हैं, और बाद में फिर वो जुर्माना उनके घर आ जाता है, क्योंकि वहाँ कैमरे लगे होते हैं। ये ना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मैं अगर सच बताऊँ तो यहाँ मैंने लोगों को देखा है, वो यहाँ सड़कों के साइड के ऊपर ज़मीन के ऊपर बैठे होते हैं। लोग यहाँ गप्पे मार रहे होते हैं शाम के वक्त, ठीक है? बच्चे भी निकले होते हैं बाज़। तो अगर आप तेज़ी से गाड़ी चलाएँगे, आप हमें किसी को ज़ख्मी कर देंगे, टक्कर मार देंगे, हादसे के अंदर फंस जाएंगे। तो इसको अवॉइड करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसे अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा स्पीड छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक नुकसानदेह चीज़ है, आपके लिए भी नुकसानदेह है, और रास्ते के अंदर जो लोग बैठते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। अब ये तो नहीं है ना कि रास्ते में इसके बॉर्डर शॉर्डर बनाए हुए हैं, किसी के आने पे पाबंदी है। लोग यहाँ गुजरते रहते हैं, लोग यहाँ सड़कों के साइड पे भी बैठे होते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो सरगोदा के मौजूदा स्टेटस के ऊपर बात करें तो सरगोदा पाकिस्तान की एक डिवीज़न बन चुकी है। पहले सरगोदा जो शहर था वो तहसील के मुकाम पे पहुंचा, वहाँ से फिर उसे डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेटस था वो मिला, और अब वो एक डिवीज़न है पंजाब के अंदर। जिस तरह पंजाब की जो डिवीजन्स थी, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। बेसिकली वो वीडियो तो पंजाब के हवाले से थी, तो उसके अंदर मैंने जिक्र कर दिया था कि पंजाब की कितनी डिवीजन्स हैं, और पंजाब की जो मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं उसके अंदर सरगोदा भी एक पंजाब की अहम डिवीज़न है। तो ये जो इलाके हैं ना, स्पेशली सरगोदा हो गया, फैसलाबाद हो गया, ये चक के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी इलाके आगे जाएँ तो, लेकिन मैंने जिन चक्स को बेसिकली एक्सप्लोर किया ना, वो यही वाले हैं। और मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें एक्सपीरियंस के ऊपर होती हैं वो आपको ज़्यादा बताई जाएँ, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ज़्यादा बताई जाएँ।
کیونکہ فیکٹس وغیرہ بھی ہم اسٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آبزرویشنس کی، میں نے وہ گھوڑے والے جو اسٹیچوز تھے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ان کے لیے اعلیٰ گھوڑوں کو پالنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے کیسے ریفر کیا، میں نے ان اسٹیچوز کے ذریعے کیا، کیونکہ اگر آپ ایسا ان چیزوں کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ کریں یا کسی اور سرچ انجن کے اوپر یا انفارمیشن نکالنے کی کوشش کریں نا ان اسٹیچوز کے بارے میں، تو آپ کو ایسے اتنی آسانی سے وہ ملے گی نہیں۔ میں نے خود کوشش کی تھی، اب اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے کچھ اس کے اوپر کام کیا تھا نا، تو مجھے اتنا کچھ خاص اس اسٹیچو کی ہسٹری نہیں مل سکی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ بعض چیزیں ریکارڈ میں نہیں ہوتی، بعض ہوتی ہیں، یا بعض ہوتی بھی ہیں تو وہ اتنی ریچ میں نہیں آ پاتی پبلک کے، یا پھر وہ اتنی ویو نہیں ان کو کیا جاتا تو اس کی وجہ سے اوپر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے بڑے اچھے اچھے آرٹیکل اس کے بارے میں لکھے ہوں، لیکن وہ نہ اتنے آسانی سے ملتے ہوں یا پھر وہ اتنی پاپولر نہ ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی نے بہت اچھی کتاب لکھی ہو ان علاقوں کی تاریخ کے بارے میں، لیکن وہ تب بھی ہوگا نا جب ہم اس کو تحقیق کے جو کسوٹی ہے، تحقیقی کسوٹی ہے، اس کے اندر جب پرکھیں گے تو ہمیں اصل جو پیور معلومات ہے وہ پتہ لگیں گی۔ ابھی ہمیں کیا پتہ کوئی معلومات ہے وہ اتنی درست نہ ہو، ہاں جو یہاں کے لوکل ہیں وہ ہمیں بہت کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن obvious سی بات ہے کہ اب کون جا کر ان سے پوچھے، یہ بھی مشکل کام ہے۔ تو اکثر بہتر جو ہوتا ہے لوگ وہ ترجیح دیتے ہیں کہ جتنا بھی گوگل یا دوسرے پلیٹ فارم ہے جہاں سے انفارمیشن مل جاتی ہے وہاں سے کریں۔ راستے میں بعض جگہوں کے اوپر بہت سی چار دیواریاں بھی بنائی گئی ہوتی ہیں، مجھے کافی دور سے دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال لوگوں کے یہاں مختلف زمینیں وغیرہ وہ دور آپ دیکھ سکتے ہیں، بھینسیں وغیرہ کسی نے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک